आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह के हैं कि दो हमारे पास फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस ऐसे हैं कि उन दोनों का आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि इस पर कोई और रूल लग सके। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है तो एक फंक्शन दूसरे का अगर डेरिवेटिव है तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दो फंक्शंस इस तरह के हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दैट सपोज दो फंक्शंस हैं, हम इन्हें सिंपली एफ और जी कह देंगे। तो इनको बाय पार्ट से फिर हम सॉल्व करते हैं अगर ये किसी और रूल से सॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये बात याद रखिए कि जो फंक्शन किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होता वो बाय पार्ट से सॉल्व हो जाता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपने ये करना है कि दोनों फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कहना है और किसी दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन कहना है। ये मैं आपको आगे जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला किस तरीके से है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अच्छा, मैं एफ ऑफ एक्स को सिर्फ एफ कह रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एफ ऑफ एक्स को मैं सिर्फ एफ लिख रही हूँ और जी ऑफ एक्स को मैं सिर्फ जी से डिनोट कर रही हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। डी एक्स साथ में जरूर लगाना, इंटीग्रल के साथ लगता है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एफ डैश से डेरिवेटिव प्रेजेंट कर रही हूँ मैं, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, ठीक है। और एक dx इस इंटीग्रल का, दो इंटीग्रल लगे ना यहाँ पर, इस इंटीग्रल के अंदर एक f का डेरिवेटिव है, इनके फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है और इसके साथ प्रोडक्ट में फर्स्ट फंक्शन जो सेकंड फंक्शन है इसका जो इंटीग्रल है वो यहाँ पर भी लेना है, ठीक है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आएगा वो उस पर फिर एक और इंटीग्रल उसके बाद अप्लाई करना है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ये। जैसे हमारे पास फंक्शन है एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स कॉस एक्स में देखें, कॉस एक्स और एक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स है या एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कोई रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकते। इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स ले लिया, ठीक है। अब इसे हम बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं फिर। इसी तरह से अब यहाँ देख लें, यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ई की पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर उसके साथ होता तो भी ये डिफरेंशिएट हो जाता आसानी से, लेकिन ई की पावर फंक्शन एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, जबकि हमारे पास वन नहीं एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह इस टाइप के फंक्शन हम सारे क्या करेंगे, इंटीग्रल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूंकि किसी के डिफरेंशियल नहीं होते इसलिए इसके इंटीग्रल डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इन्हें भी हम बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एल एन एक्स का जो इंटीग्रल होता है लॉग एक्स का, वो भी हम जो है लॉग एक्स का, चूंकि लॉग एक्स चूंकि किसी का डिफरेंशियल नहीं होता, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसे हम डिफरेंशिएट करें तो उससे लॉग एक्स आ जाए, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स है। लेकिन लॉग एक्स खुद किसी का डिफरेंशियल नहीं है, तो इसलिए लॉग एक्स को भी बाय पार्ट से ही सॉल्व करना होता है। तो अब इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे लेट सपोज हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स कॉस एक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स कॉस एक्स, इसको हमने बाय पार्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं ये कह देती हूँ लेट सपोज कि ये मेरे पास जो है फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिसीजन आपने कैसे लेना है। जब भी आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई रिलेशन आपस में नहीं है, कोई एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है और आपने बाय पार्ट्स ही यूज करना है, तो फिर दोनों फंक्शंस में से अगर एक फंक्शन अलजेब्रिक है, जैसे यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन इनके एक्स की फॉर्म में है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई से भी ट्रांसेंडेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, कोई सा भी ऐसा फंक्शन है जो कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं हम कहते हैं, तो जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा उसे आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन कहना है, ठीक है। और इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, पहले हम फॉर्मूला बना रहे हैं उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ऑपरेटर्स, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ, इंटीग्रल के अंदर दो चीजें आएंगी, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इस तरीके से। ये dx इस इंटीग्रल के साथ, ये बाहर वाला dx इस इंटीग्रल के साथ लगा। अब हमने सिर्फ फॉर्मूला अभी लगाया है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। x पर कोई ऑपरेटर नहीं, एज इट इज देगा। cos x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है sin x, तो हमने sin x लिख दिया। माइनस का साइन अपनी जगह पर है, ये वाला इंटीग्रल बाद में सॉल्व होगा क्योंकि इसके अंदर ये दो चीजें हैं, ये भी ये वाला और ये दो चीजें पहले सॉल्व हो जाएंगे, इनके डेरिवेटिव और इंटीग्रल पहले सॉल्व होगा। x का डेरिवेटिव वन आता है, आप लिखे या ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। और cos x का जो इंटीग्रल होता है वो sin x होता है, वो आपने यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर चुके होंगे, बस एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये वाला dx अपनी जगह पर एज इट इज आ गया क्योंकि ये इस इंटीग्रल के साथ था। अब देखें एक इंटीग्रल सॉल्व हो गया, अब एक इंटीग्रल रह गया है,
यहाँ पर इस टर्म को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स 1 मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स ही बन जाएगा। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो ये इस माइनस की वजह से वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा कॉस एक्स। और सारे इंटीग्रल चूंकि सॉल्व हो गए, अब हम लगाएंगे प्लस सी। तो इस तरीके से आपने बाय पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ले लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लेते हैं इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो टेन इनवर्स एक्स के साथ जब भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आए जिसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन भी नहीं है, हमें बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन चाहिए होते हैं, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स, यानी कि एक फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और एक सेकंड फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर चूंकि इनवर्स फंक्शन के इंटीग्रल्स पॉसिबल नहीं होते डायरेक्टली, तो इसलिए हम इसे बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं, और इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है और बाय पार्ट्स के लिए हमें दो फंक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ वन लगा देंगे, यानी कि वन। वन हम किसी फंक्शन के साथ भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, टेन एक्स का चूंकि डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल नहीं होता, इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। और आप अगर फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें, तो फॉर्मूले में जिस फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन कहा है, हमने फॉर्मूले में थ्रू आउट उस सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रल लिया। फर्स्ट फंक्शन पर देखें, यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है। इंटीग्रल इसका मतलब है सेकंड फंक्शन पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। तो सेकंड फंक्शन, आपने कभी भी ऐसे फंक्शन को नहीं लेना जिसका इंटीग्रल आपको नहीं पता, आपको नहीं आता या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टेन इनवर्स का अगर इंटीग्रल पॉसिबल होता तो हमें बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। इसका इंटीग्रल डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तभी तो हम बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन नहीं कह सकते, तो इसे मैं कहूंगी कि ये फर्स्ट फंक्शन है और इस फंक्शन को मैं कहूंगी कि ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, वन का इंटीग्रल होगा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप फॉर्मूले को साथ साथ पढ़ा करें, फॉर्मूला साथ साथ पढ़ने से याद हो जाता है, और हर बार आप फॉर्मूले को लिखा भी करें साथ साथ, ठीक है। इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, वही जो यहाँ पर लिया था आपने, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये बाहर वाला dx इस इंटीग्रल के साथ। अब हम ये इंटीग्रल जो डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं, टेन इनवर्स एक्स पर कोई ऑपरेटर नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और वन का इंटीग्रल आता है एक्स माइनस इंटीग्रल, अच्छा यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाए, इससे पिछले वाले में नहीं लगाए थे, क्योंकि एक्स और एक्स कहीं देखने वाले को ऐसा ना लगे कि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दो अलग अलग फंक्शन हैं। ये इंटीग्रल एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स में डेरिवेटिव्स इनवर्स फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं उसका जो डेरिवेटिव आता है टेन इनवर्स एक्स का, वो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मैं डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट भी साथ साथ बना रही हूँ, तो उसमें इंशाल्लाह मैं इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स भी डिस्कस करूंगी। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ इनटू ये हमारे पास चूंकि ये सॉरी चाहिए, आपसे सेलेक्ट करते हैं पेन। अच्छा, ये डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन वन प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और वन का इंटीग्रल आ गया है एक्स, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये x इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन में फंक्शन आए और नीचे वाले फंक्शन की होल पावर वन है, तो हम इस पर कौन सा रूल लगाएंगे, हम इस पर वो ln वाले रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगेगा, मैंने आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। वो रूल हमारे पास कुछ इस तरह से था कि अगर आपके पास एफ ऑफ ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ ऑफ एक्स है, या एफ इनवर्स एक्स इसके साथ लिख लें इस तरीके से, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, तो हम लिखते हैं कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बस डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो और प्लस सी, ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखो, वन प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे, और ऊपर देखे एक्स है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो टू एक्स होता है। तो एक्स हमारे पास ऊपर है, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको एक दफा ऐसे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये नीचे वाला फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या है, टू एक्स है। तो हमें क्या चाहिए, हमें न्यूमिनेटर में टू एक्स चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो जब टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बनेगा। पहली टर्म को एज इट इज लिख देंगे, इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, माइनस इंटीग्रल, अच्छा टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे एक्स
tan इनवर्स x माइनस 1/2 अपनी जगह पे आएगा, और इसका चूंकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लॉग लगाकर ये क्या लिख देंगे, 1 + x² लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, और प्लस c, ये हमारे पास आ जाएगा इसका इंटीग्रल। सही है। अच्छा, अब अगर हमारे पास इस 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे लेट सपोज x है, ये x² है या x³ है, x tan इनवर्स x है, अभी भी आपने यही करना है, दो फंक्शंस हैं, बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। tan इनवर्स का चूंकि इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, जिस फंक्शन का इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं होता उस फंक्शन को हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन कहना है, सेकंड फंक्शन आपने उस फंक्शन को कहना है जिसका इंटीग्रल पॉसिबल है। वैसे मैंने आपको ये बताया है कि जब दो फंक्शंस हों तो उनमें से अगर एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको आपने फर्स्ट फंक्शन कहना है, ठीक है, और दूसरे फंक्शन को आपने सेकंड फंक्शन कहना है। लेकिन इस वक्त हम इससे फर्स्ट सेकंड फंक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फॉर्मूले में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है, तो हम यहाँ पर इसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे। सही है, हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, हम लेंगे tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं, इस पर, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x, यहाँ पर x का डेरिवेटिव आ जाएगा x²/2, ठीक है, इस तरीके से, माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/1 + x², और x का इंटीग्रल आता है x²/2, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बन गया, इसे ऑर्डर में लिखते हैं, अलजेब्रिक को पहले लिख दें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिख दें, इस तरह से आ गया, माइनस इस 1/2 को बाहर लिख दें, इस 2 को। अब यहाँ देखेंगे फंक्शन कुछ इस तरीके से बन गया, ऊपर x² है और नीचे भी 1 + x² है, ठीक है। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इससे हम ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्री सेम हो जाए, जैसे डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर की डिग्री है और न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो दोनों की जब डिग्री सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे जैसे हम कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम कहते हैं 5/2, 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है इससे, बिल्कुल इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 होल 1/2 लिख देते हैं। इसी तरह से मैं अगर ये को 3/3, तो 3/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे आ जाएगा 1, यानी कि वो फ्रैक्शन दैट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, पहले हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे और इसे होल की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि x²/1 + x² को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, ये है हमारे पास x² डिवाइडेड बाय 1 + x, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास x² डिवाइडेड बाय 1 + x², हम पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसे न्यूमरेटर अंदर जाता है, डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर बाहर रहता है, 1 + x²। अब हम डिवाइड करेंगे इसे, 1 + x² में से x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें बेसिकली कैंसिल करना होता है टर्म को, ठीक है, और ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो +1 ही रहेगा, तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ -1 आ जाएगा। फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि अब ये x² +1 है, x और l टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म हमारे पास रहेगी -1, यानी कि -1 मेरे पास रह गया है रिमाइंडर, यानी कि -1 इज स्टिल इन डिवीजन विद 1 + x²। तो ये जो हमारे पास x²/1 + x² की टर्म बनी है, ये किसके इक्वल बन गई, जो ऊपर न्यूमरेटर यानी कि आंसर आया है वो लिखना है आपने, जैसे यहाँ लिखा है हमने 2, ठीक है। रिमाइंडर के साथ जो साइन आया है वो साइन दरमियान में लगाना है, अगर ये प्लस का साइन होता यानी कि कोई साइन ना होता तो मैं प्लस का साइन लगाती, यहाँ रिमाइंडर नेगेटिव आया तो मैंने माइनस का साइन लगाया, और क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² लिखना है, यानी कि 1, इसका मतलब ये है कि 1 अभी भी डिवीजन में है 1 + x² के साथ, ही डिवाइड नहीं हुआ, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर जब हम नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं, देखिए 5 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 1 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वोशंट आया है इसको हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है ये हम कहेंगे कि 1 इज स्टिल इन डिवीजन विद 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं, लेकिन दरम्यान में कोई साइन नहीं लगता इसमें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दरम्यान में साइन लगाएंगे, कौन सा साइन, जो रिमाइंडर का साइन होगा, 1 - 1/1 + x²। तो अब हम देखते हैं, वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ पर हम इसे इस x² / 1 + x को रिप्लेस कर देंगे, किससे, इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे, सही है।
तो हम इसे रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपनी जगह पे आया इंटीग्रल, और इसके अंदर जो है वो टर्म वो रिप्लेस हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है, dx। अब दोनों टर्म्स पर इंडिविजुअल इंटीग्रल अप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस ये दोनों पर इंडिविजुअली अप्लाई होगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 या 1 ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैंने आप लोगों को इंटीग्रल जब पढ़ाए थे इससे प्रीवियस लेक्चर्स में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है ये tan इनवर्स x के इक्वल होता है। 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x तो ये x अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 अपनी जगह पे रहा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c के। अब यहाँ चूंकि a की जगह 1 है तो वो 1 अपॉन a की जगह 1 अपॉन 1 यानी कि 1 नहीं लिखेंगे, tan इनवर्स आ जाएगा x अपॉन a यानी कि x अपॉन 1, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x रह जाएगा, अपॉन नहीं आएगा, अपॉन 1 है ना तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ये बिल्कुल ऐसी जैसे देखें tan इनवर्स का जो हमने डेरिवेटिव लिया था वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पर लिया था, इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स आएगा प्लस सी। यहाँ पर हमारे पास एक पूरा इंटीग्रल सॉल्व होगा। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन आ गया एक्स क्यूब और ई रेज़ टू द पावर 5x, ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया। अब दो फंक्शंस है, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, हमें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रल जो है वो हम ले सकते हैं क्योंकि ई पावर 5x है तो ई पावर 5x का आप इंटीग्रल आराम से ले सकते हैं। तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को कहेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को कहेंगे सेकंड फंक्शन। यहाँ पर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अच्छा, अभी मैं आपको इसका रीजन भी बताती हूँ कि हमें क्यों इसको अलजेब्रिक को हमेशा फर्स्ट फंक्शन क्यों ले रही हूँ, ठीक है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे, और बाहर वाला dx इस इंटीग्रल के साथ, ठीक है, ये dx है, सही है, ये आप सही कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल है वो कैसे आता है, पावर का जो डेरिवेटिव है वो इसके साथ होना चाहिए, तो पावर का डेरिवेटिव है 5 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हम ये पहले कई बार कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो जो डिवाइड वाली टर्म है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, और ई की पावर एफ ऑफ एक्स, या इन शॉर्ट आप ये कह लें कि जो पावर का डेरिवेटिव है वो नीचे लगा देते हैं, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव नीचे लग गया। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस, क्योंकि देखें मैंने आपको बताया था कि ई की पावर एफ ऑफ एक्स जो है इसका इंटीग्रल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इसके पावर का डेरिवेटिव इसके साथ नहीं है। तो अगर ये इसके साथ होगा तो ये क्या होगा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, सही है। तो ई की पावर 5x का इंटीग्रल ई की पावर 5x ही आ गया। ये जो नीचे 5 लगाया ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव इसके साथ नहीं था तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी, तो जो डिवाइड वाली टर्म है वो नीचे आ गई, माइनस का साइन लगा, ये इंटीग्रल अपनी जगह पर लगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x²। अब ये देखें, अब ये डेरिवेटिव मैंने अलजेब्रिक का अब अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हम जब लेते हैं ना तो पावर रिड्यूस होती रहती है, तो एक टाइम आता है कि खत्म हो जाता है। जैसे आप फर्स्ट फंक्शन को, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, उसमें आप देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था इसमें मैंने आपको बताया था एक्स कॉस एक्स है, तो एक्स कॉस एक्स में से एक्स अलजेब्रिक फंक्शन था, मैंने से फर्स्ट कहा, तो देखें यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स दिया तो ये खत्म हो गया, 1 आ गया। अगर मैं ऐसा ना करती, अगर मैं cos x को फर्स्ट फंक्शन ले लेती और x को सेकंड फंक्शन ले लेती तो क्या होता, cos x यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, फिर क्या होता कि यहाँ लिख के दिखाती हूँ, फिर क्या होता कि cos, ये वाली टर्म लिख कर दिखा रही हूँ, सिर्फ ये वाली टर्म, फिर क्या होता कि cos x का डेरिवेटिव होता, ये x की जगह cos x का डेरिवेटिव आता तो वो आता माइनस साइन x, ठीक है, ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पर आता माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव आता, और इंटीग्रल की, अब इंटीग्रल कॉस एक्स की जगह क्या आता है, इंटीग्रल एक्स आता है, क्योंकि मैंने जगह बदल दी ना दोनों की, इसको सेकंड कह रही हूँ इसे फर्स्ट कह रही हूँ, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स आता। अब यहाँ देखें इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डेरिवेटिव ऑफ दिस मैंने ले लिया था, इंटीग्रल मैंने ले लिखा, वो ये हम लिख लेते हैं अभी, ठीक है, तो क्या आता माइनस इंटीग्रल साइन एक्स रहता और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ देखें
फिर से दोबारा दो फंक्शंस बन गए, ये और ये। इसका मतलब है x खत्म ही नहीं हुआ, x की पावर और बढ़ गई, क्योंकि इंटीग्रल में अलजेब्रिक फंक्शन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पावर इंक्रीज हो जाती है, पावर और ज्यादा बड़ी हो गई। तो फिर से दो फंक्शंस आ गए, दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ये सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा, आप इसको बाय पार्ट्स अप्लाई करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। तो इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन को आप हमेशा फर्स्ट फंक्शन कहेंगे अगर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसीलिए इसको, अब यहाँ देखिए पावर रिड्यूस हो गई, खत्म नहीं हुई लेकिन एटलीस्ट रिड्यूस हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप में आकर और रिड्यूस हो जाएगी और फिर आखिर में आकर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये 3x² आ गया, e की पावर 5x का इंटीग्रल हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, e रेज़ पावर 5x अपॉन 5 आ गया, और ये dx बाहर वाला अपनी जगह पे रहा। अब क्या करेंगे, 3 और अपॉन 5 ये बाहर लिख दें, ये बन जाएगा x³ इंटू ई रेज़ पावर 5x अपॉन 5 माइनस 3/5 इंटीग्रल ऑफ x² और ई रेज़ पावर 5x। अब देखें ये दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी अलजेब्रिक फंक्शन की पावर होगी उतनी बार बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता है। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो बाय पार्ट्स से नहीं होता, वो टेबुलर इंटीग्रेशन होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अच्छा इन फंक्शंस को एज इट इज लिखते हैं, ये वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, क्या आएगा 1/5 x³ e रेज़ टू द पावर 5x माइनस 3/5 इंटीग्रल क्या है x² e की पावर 5x, x² e रेज़ पावर 5x। अब हम इस पर दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन कह दूंगी और एक्सपोनेंशियल को मैं सेकंड फंक्शन कहूंगी। यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि 3/5 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखूंगी फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सॉरी dx, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा बंद, ये वाला ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर इंटीग्रल इसके अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x³ e रेज़ पावर 5x अपॉन 5 माइनस 3/5, और यहाँ क्या आएगा x³ एज इट इज आएगा, e की पावर 5x का इंटीग्रल e रेज़ पावर 5x अपॉन 5 आएगा, माइनस का साइन अपनी जगह पे रहा, इंटीग्रल अपनी जगह पे आएगा क्योंकि ये दो पहले सॉल्व होंगे, डेरिवेटिव ऑफ x² सॉरी x² है ये, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x एंड इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर 5x इज e रेज़ पावर 5x अपॉन 5, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं और एक बार फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करने पड़ेगा, बस ये लास्ट बाय पार्ट्स लास्ट स्टेप होगा क्योंकि x की पावर अब 1 हो गई है, नेक्स्ट स्टेप में x वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये दो फंक्शन जो आ रहे हैं ना बार बार ये खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा x³ e रेज़ पावर 5x अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 25 x² e रेज़ पावर 5x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 3/5 2 से और 2/5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 6/25, और x अपनी जगह पे रहेगा और इंटीग्रल भी जगह पे रहेगा और e की पावर 5x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, इस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और इस पर दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x³ e रेज़ पावर 5x अपॉन 5, ये क्यूब है, ठीक है, माइनस x² e रेज़ पावर 5x और साथ में क्या था कोफिशिएंट 3/25, 3/25 था, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, ऐसे करके लिखते थे 3/25, फिर प्लस का साइन था, फिर था 6/25 और इंटीग्रल था x e की पावर 5x का। तो हम इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ठीक है, और साथ में एक dx इसका लगेगा और साथ ही ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये वाला सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसे एज इट इज लिखते हैं, इन्हें एज इट इज लिखते हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x³ e रेज़ पावर 5x अपॉन 5 माइनस 3x² e रेज़ पावर 5x अपॉन 25 प्लस
6/25 और यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, x अपनी जगह पे आ जाएगा, e रेज पावर f ऑफ x 5x का इंटीग्रल e रेज पावर 5x/5 आ जाएगा, माइनस का साइन अपनी जगह पर, ये इंटीग्रल अपनी जगह पर, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, e रेज पावर 5x का इंटीग्रल e रेज पावर 5x/5 आएगा, ये dx इस इंटीग्रल के साथ है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। जब हमारे पास जब भी अलजेब्रिक फंक्शन की पावर बड़ी हो जाती है ना, तो फिर उतना ही लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। और भी बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, और वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में डिटेल के साथ करवाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, 6/125, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रही हूँ, x आ जाएगा साथ में, e रेज़ पावर 5x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन अपनी जगह पर रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 अपॉन यहाँ भी 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इंटीग्रल किसका रह जाएगा, सिर्फ इसका रह जाएगा, ई रेज़ पावर 5x का। तो ई रेज़ पावर 5x का इंटीग्रल मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ई पावर 5x/5 आ जाएगा और प्लस सी। ठीक है, सारे इंटीग्रल सॉल्व हो गए तो प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, बस अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आप चाहें तो ई की पावर 5x जो है वो कॉमन ले लें और बाकी सारी टर्म्स आप अंदर रख दें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बाय पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाय पार्ट्स के जो बाकी क्वेश्चंस है लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए हमें अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी, ताकि लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो है वो इंटीग्रल्स आप अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।